यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। ये जो अभी आपने वीडियो शुरू होने से पहले जो फोटोज देखे, वी आर वेटिंग फॉर योर पिक देयर। दोस्तों लगा दो पूरी ताकत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कस्टम्स, जिसका हर एग्जाम जो सीए फाइनल का होता है, भले वो सीएमए फाइनल का हो या सीएस का हो, हर एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर आइए इस लेक्चर में आपके 5 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ मिनटों में। आइए दोस्तों, सेक्शन नंबर 14 अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 बोलता है रिगार्डिंग वैल्यू। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 बोलता है योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू शेल बी, जिस प्राइस पे इंपोर्ट हुआ है, जिस प्राइस पे एक्सपोर्ट हुआ है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, शेल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्लियर? एंड सर इसी में लिखा है कि सर द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है दैट टाइम, उस टाइम पे जो प्राइस होता है दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। इसका मैं रेफरेंस दूंगा जब हाई सी सेल के बारे में बताऊंगा आपको मैं। सर रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेने का है? सीबीआईसी जो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई करेगी वो रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू आईएनआर टू कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी। आरबीआई का रेफरेंस रेट दे रखा है, बैंक का रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है, वी डोंट केयर। सीबीआईसी का रेट ऑफ एक्सचेंज, अब सीबीआईसी क्या करता है, टाइम टू टाइम रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज करता रहता है। तो हमें किस दिन का लेना है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है, भले वो वेयर हाउसिंग वाला हो, भले वो होम कंजम्पशन वाला हो, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब फाइल किया है, भले वो वेसल आने से पहले फाइल कर दिया हो, एडवांस फाइल किया हो, लेट फाइल किया, वी डोंट केयर। जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। और इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हुआ है, या इन केस व्हीकल से अगर एक्सपोर्ट किया तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट जब फाइल किया दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लेने का बेटा, है ना भाई? डन। सर आगे और मैं बात करता हूं, उससे पहले एक टैरिफ वैल्यू वाली बात है, वो भी कर लेता हूं मैं आपसे यहाँ पे। सर गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर सकता है हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशंस। और ऐसे केस में अगर किसी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैरिफ वैल्यू ही आपका असेसेबल वैल्यू होगा जिसपे कस्टम पे करना है, बात खत्म। और सर 8% कुछ गुड्स है जिनका टैरिफ वैल्यू फिक्स किया हुआ है, और वो गुड्स कौन कौन सी आपको याद करने की जरूरत नहीं, उनका वैल्यू क्या होगा वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। पर अगर टैरिफ रेट फिक्स किया तो गवर्नमेंट उसको चेंज भी करता रहता है टाइम टू टाइम हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशंस। अब ऐसे कि इसमें रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, ध्यान रखिएगा। टैरिफ वैल्यू के लिए रिलेवेंट डेट क्या होता है? जिस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी कब लेते हैं? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हाट व्हिचएवर इज लेटर। और वेयर हाउसिंग के केस में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन का जो डेट होता है दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर टैरिफ वैल्यू। हाँ है ना भाई? उस दिन का टैरिफ वैल्यू लेने का ध्यान देना। मैंने अपनी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया सुंदरता से टैरिफ वैल्यू पे, जो किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ओके बच्चों, आइए अब सर आती है बात क्या। सर ये तो हमने पढ़ा सेक्शन, अब सेक्शन बोलता है क्या, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू के केस में कि वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करने का है, वैल्यू डिटरमिन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखने का है। तो सर मैं सबसे पहले आपको रूल नंबर 10 की तरफ ले आ रहा हूं बच्चों, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बेस पे आगे वाले रूल आपको अपने आप समझ में आएंगे। आइए रूल नंबर 10, इंक्लूजन्स एंड एडिशंस इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। सबसे पहला है कंपलसरी एडिशन। सर ये बोलता है दो एक्सपेंसेस, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये दो कॉस्ट ऐसी है, सपोज सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, तो सिंगापुर से गुड्स अगर इंडिया में आ रहा है तो सिंगापुर से यहां तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा ही होगा, उसके बिना गुड्स आ ही नहीं सकता है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गई होगा, उसके बिना गुड्स आ ही नहीं सकता। इसलिए दीज आर टू कंपलसरी एडिशंस। भले क्वेश्चन आपको दे या ना दे, आपको हमेशा ऐड करना ही करना है। अब कितना ऐड करना है उसके लिए मैकेनिज्म तो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर सर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, यह लिखा है टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कितना होगा? अगर क्वेश्चन ने आपको नहीं दे रखा है, इफ प्रैक्टिकली इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, तो ऐसे केस में जो एफओबी वैल्यू है फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी वैल्यू का 20% शेल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा। एंड अगर क्वेश्चन ने दे रखा है तो इट डिपेंड्स कि ट्रांसपोर्ट बाय वाटर या लैंड हुआ है या ट्रांसपोर्ट बाय एयर है। तो अगर वाटर या लैंड से हुआ तो एक्चुअल जो कॉस्ट है भले हायर और लोअर वो ले लेना, और अगर बाय एयर दे रखा है तो ऐसे केस में एक्चुअल जो कॉस्ट आई उसको अगर एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है तो एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू। सर दोनों में जो कम आएगा, पहली बार हमको हिंदुस्तान में फायदा दिया है, क्योंकि जितना कम आएगा उतना वैल्यू कम आएगा, वैल्यू कम आएगा तो कस्टम भी कम लगेगा। तो सर एक्चुअल कॉस्ट और 20% ऑफ एफओबी whichever is lower shall be the value of freight, ये ऐड करेंगे, कंपलसरी एडिशन है। अब मान लो सर क्वेश्चन ने आपको एफओबी अलग से नहीं दे रखा पर एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा, तो एफओबी प्लस इंश्योरेंस जो दे रखा है उसी का 20% आप ले लेना बेटा।
नेक्स्ट बात, अगर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है और सर आपको बाय शिप अगर गुड्स आया है, बाय वेसल अगर गुड्स आया है और आपको अलग से शिप डेमरेज चार्ज, लाइटरेज चार्ज, बार्ज चार्ज, ये चार्जेस अलग से दे रखे, तो ये सब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट ही बनेगा, क्योंकि ऑल दीज आर चार्जेस पेड टू दी पेड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ओनली। सर नेक्स्ट है क्या, अगर मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिया सिंगापुर से, गुड्स मुंबई पोर्ट पे आ गया, यहां से आपने ट्रांसशिपमेंट करके गुड्स को कोलकाता पोर्ट भेजा, या आपने सर वहां से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन भेजा है, किसी और वेसल पे भेजा, किसी और आपने पोर्ट पे भेजा, एयरपोर्ट पे भेजा, तो ऐसे केस में वो कॉस्ट कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी, न तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। सर ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, इसको इंक्लूड नहीं करने का ध्यान रखिएगा बात आप। भले ही कस्टम क्लियरेंस कोलकाता में होगा, कस्टम ड्यूटी कोलकाता में पे करनी, पर मुंबई पोर्ट पे एक बार गुड्स आ गया तो वहां तक का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां तक का ही आपको कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लेने का, उसके बाद वाला कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड नहीं करने का वैल्यू के अंदर बच्चों। क्लियर, डन। सर अच्छा आपने इंपोर्ट कर लिया, कस्टम क्लियरेंस करा दिया, उसके बाद का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देयर इज नो रिलेवेंस, उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब आ रही किसकी, इंश्योरेंस की। अगर इंश्योरेंस कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आया, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट अगर दे रखा है तो एक्चुअल ले लेना, नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ एफओबी शैल बी द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बात खत्म। क्लियर। अब सर एक्चुअल दे रखा है तो भली बाय वाटर हो, भली बाय एयर हो, बाय लैंड हो, कैसे भी हो एक्चुअल लेने का है बच्चों। नाउ सेम पॉइंट, अगर आपको एफओबी नहीं दे रखा पर एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा दे रखा है, तो जो सम टोटल है उसी का 1.125% कर देना आप। ओके बच्चों, एंड आफ्टर इंपोर्टेशन आपने ट्रांसशिपमेंट करके किसी और पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे गुड्स भेजा है, तो सर उसका जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो ऐड नहीं करने का। सेकंड थिंग, आफ्टर इंपोर्टेशन जो पोस्ट इंपोर्टेशन का आपका इंश्योरेंस कॉस्ट होता है उसको भी वैल्यू में ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। अब सर आपने अगला पॉइंट, अब गुड्स इंडियन पोर्ट पे आ गई, तो सर इंडियन पोर्ट तक आ गई, वहां पे इंडियन पोर्ट पे अनलोडिंग का कॉस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करने का। पहले 2017 से पहले यहां पे कुछ और हुआ करता था, पहले अनलोडिंग एक्सपेंसेस 1% ऑफ सीएफ ऐड करते थे बेटा, वो अब हट गया है बच्चा। और सर यहां पे सिंपली क्या लिख दिया है, जब आपने इंपोर्ट किया तो सर लोड पोर्ट पे जहां से गुड्स लोड हुआ, सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, तो वहां का लोडिंग एक्सपेंस वैल्यू का पार्ट बनेगा, वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में ऐड हो जाएगा। पर इंडियन पोर्ट पे अनलोडिंग करने का कॉस्ट जो है इंडियन पोर्ट पे एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, जो उसका हैंडलिंग एक्सपेंसेस वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का, उसको वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्लियर, डन। ये तो बड़ी सुंदरता से आपको समझ में आ गया होगा, शायद रिवाइज भी हो गया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बच्चे एग्जाम के अंदर गलती करके आते हैं, सर इस पे टाइम स्टैम्प अपने कमेंट में आप लिख देना, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी रिवीजन करेंगे ये पॉइंट हमेशा काम का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं। सुना बच्चों ध्यान से। नाउ अब क्वेश्चन ने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सपोज सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, सिंगापुर का जो एक्सपोर्टर है उसकी फैक्ट्री तक की कॉस्ट आपको दे रखी है कि प्राइस एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, और फिर अलग से दे रखा है क्या, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, वहां के रास्ते का इंश्योरेंस दे रखा है। फिर लोडिंग एक्सपेंसेस, हैंडलिंग एक्सपेंसेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, सिंगापुर पोर्ट का कॉस्ट दे रखा है। फिर आपको सपोज सिंगापुर से लेके इंडियन पोर्ट तक का फ्रेट अलग से दे रखा है, और फिर आपको सर बोला है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स निकालिए साहब आप। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस कहां तक के इंक्लूड करने के, क्या इंक्लूड करने का, यहां पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो मैं एक लाइन में अगर सिंपल वे में आपको समझाना चाहूं, तो अगर क्वेश्चन ने इस तरह का कभी भी इंफॉर्मेशन दे रखा है तो आप ध्यान रखिएगा, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, गुड्स का बोर्डिंग कराने का कॉस्ट। सिंगापुर पोर्ट से गुड्स आ रही है तो सिंगापुर पोर्ट या एयरपोर्ट पे गुड्स का लोडिंग करने तक का कॉस्ट इज कॉल्ड एफओबी। क्लियर सर। तो वहां से एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके सर लोड पोर्ट मतलब सिंगापुर पोर्ट तक का ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया या लोडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सब एफओबी का पार्ट बनेगा। क्लियर। फिर वहां से लेकर जब इंडियन पोर्ट तक का कॉस्ट क्रिएट करेंगे हम, सर वो बात की बात है, ये एफओबी होता है बेटा। अब दूसरी बात, अगर मान लो आपको क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन ये सारी दे रखी, सारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको अलग अलग दे रखा है, और अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय वेसल, बाय वाटर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
और एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है, तो हमको हमेशा एक्चुअल जितनी भी कॉस्ट हुई है वो सब कुछ ऐड करना टिल इंडियन पोर्ट, वो वैल्यू का पार्ट बन जाता है बच्चों। हाँ है ना भाई। पर अगर मान लो आपको क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रखा है कि सिंगापुर पोर्ट से लेकर इंडियन पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दे रखा क्वेश्चन ने, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में पहले हम एफओबी निकालेंगे, फिर एफओबी का 20% हम कैलकुलेट करेंगे। 20% इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। अब ये 20% जो है ना बच्चों, ये 20% जब हम ऐड करेंगे वैल्यू में, डायरेक्ट उस प्राइस में ऐड करने का, जो सिंगापुर के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री की प्राइस दे रखी थी उसमें ऐड करने का। मतलब ये हो गया कि सर उसके फैक्ट्री से लेकर, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक का जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है या लोडिंग एक्सपेंसेस है, इट इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन 20% ऑफ द एफओबी। क्योंकि इसको अगर आपने पहले ऐड कर दिया और उसको 20% और ऐड कर दिया तो ये मान लेंगे डबल बार ऐड हो गया, आपका वैल्यू बहुत हाई, बहुत ज्यादा आ जाएगा बच्चों। उसका एग्जांपल समझाने के लिए मैंने यहां पे केस नंबर 1 दे रखा है बच्चों, देखिए ध्यान से। सर सपोज प्राइस और कॉस्ट एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा है 85,000 बेटा, फिर फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रखा है 12,000। कहां तक है पोर्ट का? सिंगापुर से आ रहा है गुड्स मान लो, तो सिंगापुर के पोर्ट तक का एक्सपेंस आपको दे रखा है। फिर हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग ऑफ द मशीनरी ऑन द शिप एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब सिंगापुर पोर्ट पे इन गुड्स को लोडिंग करने का एक्सपेंस है कितना? 3,000 रुपये। मालिक ये जो 3 कॉस्ट है ये होती है आपकी एफओबी, ये आ रहा है 1 लाख रुपये। ठीक है साहब, ठीक है। नाउ हैंडलिंग और अनलोडिंग चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, इसको इग्नोर करने का कॉस्ट को बेटा, कि इंडियन पोर्ट पर इसका अनलोडिंग का एक्सपेंस ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है बेटा। फिर नोट ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग पोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इज नॉट असर्टेनेबल, ये नहीं दे रखा है। तो सर एफओबी का 20% हम लेते हैं, एफओबी का 20% होता है हमारे कितना? 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये जो है ये हम कॉस्ट में ऐड करेंगे, पर 20,000 रुपये डायरेक्ट 1 लाख में ऐड मत कर देना, 20,000 रुपये डायरेक्ट 85,000 में ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 85,000 प्लस 20,000 प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है? 1.125% ऑफ एफओबी। एफओबी कितना? 1 लाख। 1 लाख का 1.125% इज 1125। सो ये जो अमाउंट आएगा 1,06,125, दिस इज योर सीआईएफ वैल्यू, दिस इज योर असेसेबल वैल्यू ऑन विच कस्टम विल बी चार्ज्ड। क्लियर? कहने का मतलब ये है बच्चों ये जो 20,000 रुपये आपने ऐड किया है विच इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस 20,000 इज सपोज टू बी इंक्लूसिव ऑफ दिस 15,000 ऑल्सो। मतलब जो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है वहां से लेके इंडियन पोर्ट तक का जो कॉस्ट है वो हो गया पूरा 20,000 रुपये बेटा। ओके तो आप जब एफओबी का कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख रुपये, वो इनर कॉलम में करना, मेन कॉलम में मत करना। कहने का मतलब ये है, ये देखिए मेन कॉलम में तो आप प्राइस ऑफ द गुड्स 85,000 लिखिएगा, इनर कॉलम में वर्किंग नोट में आप लिख दीजिएगा एफओबी आपका 1 लाख है। 1 लाख कैसे आया? 85,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 इस एग्जांपल में बेटा, समझे? ये इनर कॉलम में करिएगा, उसका 20% आपने यहां ऐड कर दिया, तो ये जो 20,000 रुपए आपने ऐड किया, दिस इज सपोज टू बी इंक्लूडिंग दैट 12,000 एंड 3,000 ऑल्सो बेटा। ओके फिर आपने इंश्योरेंस ऐड किया तो अल्टीमेटली आपका सीआईएफ वैल्यू आ गया। सेम वे अगर मान लो क्वेश्चन ने आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा होता, देखिए ये एक्सपोर्टर की फैक्ट्री तक का, सॉरी ये एक्सपोर्टर की फैक्ट्री का प्राइस दे रखा है बेटा, फैक्ट्री तक की प्राइस दे रखा है। फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट फॉर शिपमेंट कितना? 12,000, वही एग्जांपल है। फिर लोडिंग एक्सपेंसेस दे रखे 3,000 रुपए, ये ऐड करेंगे तो आपका आ गया क्या? एफओबी। ये इनर कॉलम में ऐड करिएगा बेटा। ओके मालिक, अब ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया, ये भी दे रखा है कितना? 10,000 रुपए। क्लियर? ओके फिर हैंडलिंग और अनलोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, कोई रिलेवेंस नहीं बेटा। तो कुल मिला के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका दे रखा है, तो सर ऐसे केस में 20% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय वाटर है बेटा ये। तो ऐसे केस में एफओबी हो गया आपका 1 लाख। कैसे निकाला? आप इनर कॉलम में कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, इन तीनों को ऐड करके। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना? 10,000 हो गया 1 लाख 10,000। फिर 1.125% ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं दे रखी है तो 1125, ये ऐड किया, ये आ गया 1,11,125, ये आ गया क्या? सीआईएफ वैल्यू, आपका असेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स आ गया। बात खत्म, सिंपली दिस इज द आंसर। क्लियर? डन। सपोज यही क्वेश्चन में, यही केस नंबर 2 में अगर एक और केस बना दूं कि व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर इन दिस केस अगर ट्रांसपोर्ट वाज बाय एयर, अगर ये होता तो क्या करते? तो सर ऐसे केस में अगेन आपको पता है क्या, अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रखे आपको क्वेश्चन ने
और ट्रांसपोर्टेशन इज बाय एयर, तो मैक्सिमम फ्रेट जो आपको ऐड करना वो 20% ऑफ एफओबी ही होता है। तो ऐसे केस में अगेन आंसर में ट्विस्ट आ जाएगा। ये मैंने केस नंबर 3 बना रखा है बेटा आपके लिए। अरे बुक बहुत सुंदरता से ड्राफ्ट करी हुई, चिंता ना करें, हर पॉइंट इसमें कवर होगा, आपका मजा आएगा सर। यही देखिए सर, यहाँ पे एयरपोर्ट दे रखा है बच्चा, सेम क्वेश्चन सेम फिगर्स, तो ऐसे केस में अगेन इनर कॉलम में हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा एफओबी आ गया कितना बच्चों 1 लाख, इनर कॉलम में ऐड करने का। फिर सिंस आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन जो होगा वो ये तीनों कॉस्ट मिला के होगा कि सिंगापुर का जो एक्सपोर्टर था उसकी फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, ये 25,000 रुपए हो गया, 25,000। नाउ आपको पता है ये एक्चुअल कॉस्ट है, नाउ यू विल हैव टू कंपेयर इट विथ योर 20% ऑफ एफओबी। अब 20% होता है कितना 20,000 रुपी। नाउ 20,000 और 25,000 विच इज लोअर, 20,000 हम ऐड करेंगे, पर 20,000 किस में ऐड करेंगे, 20,000 1 लाख में ऐड मत करना, 20,000 रुपए 85,000 में ऐड करेंगे। तो सर आंसर कैसा आएगा 85,000, तो अपना प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर। ये इनर कॉलम में हमने कैलकुलेट किया कि हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 25,000 रुपए है। अब इनर कॉलम में हमने कैलकुलेट किया कि हमारा एफओबी जो है ये रहा 1 लाख रुपी, 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000 रुपए होता है, 20,000 और 25,000 विच इज लोअर 20,000, सो 20,000 हमने ऐड किया किसमें, इस 85,000 में ऐड किया बेटा, हाँ है ना क्लियर। ये जो आपका फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक का कॉस्ट है इसको भी ऐड कर देते हैं, और एफओबी में अगर 20,000 ऐड करते तो डबल बार ये कॉस्ट ऐड होती है बच्चे आपकी। तो प्राइस एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर लेने का 85,000, इसमें आपने 20,000 ऐड कर दिया, फिर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 1.125% जो 1 लाख का होगा ये ऐड कर दिया, 1,06,000 टू 125 इज द सीआईएफ वैल्यू, असेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स, जिस पे कस्टम लगेगा। शायद मेरी बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके दिल और दिमाग में पहुंच गई है। आज के बाद कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी आपसे, मेरी गारंटी बेटा आपसे। आइए मालिक एक और बात कर लेता हूं आपसे। अब ये तो था हमारे कंपलसरी एडिशंस, अब आ रही किसकी ऑप्शनल एडिशंस। सर अब कोई खास मतलब टफ पॉइंट नहीं है, हाँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गलती के चांस होते हैं बच्चों। ऑप्शनल एडिशन मतलब वो एडिशंस, वो एक्सपेंसेस जो अगर इंकर किए तो ऐड करने, अगर इंकर नहीं किए तो ऐड नहीं करने। फर्स्ट कमीशन पे टू द एजेंट या ब्रोकरेज पे टू द एजेंट। सर ध्यान रखिएगा कोई भी एजेंट हो, भले फॉरेन एजेंट हो, इंडियन एजेंट हो, लोकल करेंसी में पे किया, फॉरेन करेंसी में पे किया, हमेशा ऐड करने का कमीशन पे टू द एजेंट, ठीक है, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। अगर क्वेश्चन ने आपको वर्ड दिया है बाइंग कमीशन तो ऐड मत करना, वरना कोई भी कमीशन लिखा है हमेशा ऐड करना, दिमाग लगाना ही मत, ब्ला 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 कमीशन ऐड। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन क्या था, अरे भाई कुछ भी होता है ऐड कर, केवल बाइंग कमीशन छोड़ दे, बाकी सब कुछ ऐड करना, जब तक बाइंग कमीशन वर्ड नहीं बोले, मतलब नॉर्मल कमीशन है ऐड करने का हमेशा। फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो कॉस्ट ऐड नहीं करने का, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है वैल्यू में ऐड करने का बच्चा। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा अगर आपको, पानी की बोतल बिस्लेरी की जो 20 रुपए की बोतल आती है बेटा पानी की, अब उसमें जो पानी का बोतल है कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स ये रिटर्नेबल है क्या, नहीं, तो ये हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है, ठीक है। सर पैकिंग चार्जेस हमेशा ऐड होगा, प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, स्पेशल पैकिंग हो, वेरी वेरी स्पेशल पैकिंग हो, सब कुछ ऐड करिए बेटा। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, टूल्स, मोल्ड्स, डाइज सप्लाइड फ्रॉम इंडिया, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया तो पूरी वैल्यू ऐड कर दीजिए इनकी। कंसेशन रेट पे सप्लाई किया तो इसकी फेयर वैल्यू पे आने के लिए जितना कंसेशन दिया वो ऐड कर दीजिए टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स। फिर ध्यान देना दिस इज स्पेशल पॉइंट, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क एंड प्लान्स एंड स्केचेस, अगर ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क, इंजीनियरिंग वर्क अगर इंडिया में करवाया तो इंक्लूड नहीं करने का, फायदा दिया है, और अगर ये R&D सर्विसेज आपने आउट ऑफ इंडिया से ली है तो हमेशा ऐड करने का बच्चों, ओके। इसी कारण से सिंस सर ये बेनिफिट की वजह से वैल्यू कम आएगा, कस्टम भी कम मिलेगा, गवर्नमेंट को चलेगा बेटा, पर गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट इट। सर इसी कारण से अगर कोई आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स की हम वैल्यू देखते हैं तो अगर किसी गुड्स का ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या इंजीनियरिंग वर्क इंडिया में हुआ तो उसको न तो सिमिलर गुड्स बोलते हैं, न ही आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ा हमने, आइए सर रॉयल्टी फॉर इंपोर्टेड गुड्स, अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया और वो गुड्स ऐसा था जिस पे पेटेंट हो रखा है, ट्रेडमार्क हो रखा है, कॉपीराइट वगैरह हो रखा है, और वो गुड्स को अगर आपने इंपोर्ट किया और एज अ लाइसेंस फी आपने रॉयल्टी उसको और पे करी एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो सर ऐसे केस में वो रॉयल्टी या लाइसेंस फी विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनेगा बच्चों, ठीक है। ध्यान देना दिस इज द ओनली पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी, ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी इंपोर्ट करने के बाद की एक्टिविटी है, बट इट इज सिंस इट इज इंकर्ड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, इसलिए वैल्यू में इंक्लूड होगा और वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों। अच्छा कोई प्रोसेस है जिसका पेटेंट करा रखा है, अब वो कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया, भले वो प्रोसेस करा के फिर इंपोर्ट किया या प्रोसेस इंडिया में लाने के बाद किया, अगर आपने रॉयल्टी पे किया तो वैल्यू का पार्ट बनेगा हमेशा।
अच्छा, आपने राइट टू रिप्रोड्यूस परचेज कर लिया, आपने गुड्स इंपोर्ट नहीं किया, उसका राइट परचेज कर लिया, तो कोई गुड्स इंपोर्ट ही नहीं हुआ है, उसको तो वैल्यू में इंक्लूड करने की बात आएगी ही नहीं। ओके मालिक, चलिए सर, अगर आपने एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स भी एक्सपोर्टर को पे किया है, वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है। सर अल्टीमेटली एनी एक्सपेंस या एनी पेमेंट विच इज मेड बाय इंपोर्टर टू दी एक्सपोर्टर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी पे किया, वैल्यू का पार्ट बनता है। पर ये सारे खर्चे जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस ऑप्शनल एडिशन है, अगर इंकर किए तो ऐड करने का, नहीं इंकर किए तो ऐड नहीं करने का, क्वेश्चन नहीं दिया तो नहीं ऐड करने का। पर कंपल्सरी एडिशन जो फ्रेट और इंश्योरेंस की बात करी थी वो हमेशा ऐड होगा, क्वेश्चन नहीं भी दिया तो भी 20% और 1.125% जो हमने पढ़ा उस तरह से ऐड करने का बच्चों। ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के है, आफ्टर इंपोर्टेशन कोई भी एक्सपेंस इंकर किया वी डोंट केयर, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। प्लस ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑप्शनल एडिशन की मैंने आपसे बात करी है वो सारे ऑप्शनल एडिशन एफओबी में ऐड होंगे। जो प्राइस ऑफ द गुड्स, जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स दे रही होती है ना बेटा एफओबी, उसमें ऐड होता है। क्लियर, ये यहां दे रखा है। ओके, उसके बाद सर अगर आपने पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए कोई चार्जेस पे किए तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, वो एक्सक्लूड करने का। एक्सेप्ट अगर कोई पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी आपने इंकर करी है, चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी अगर आपने इंकर किए एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो वो वैल्यू का पार्ट रहता है, अदरवाइज वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, तो उसको भी एक्सक्लूड करेंगे। पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस को एक्सक्लूड कर दिया। जो यहां पे प्राइस आई वो आगे क्या, एडजस्टेड प्राइस, एडजस्टेड एफओबी इसको बोलेंगे। अब केवल दो ही एडजस्टमेंट बचेंगे, कौन से, एक तो ट्रांसपोर्ट वाला और एक फ्रेट वाला। सर वो यहां पे ऐड करेंगे, ये जो वैल्यू आगे दिस द CIF वैल्यू विच इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू ऑन विच कस्टम विल बी चार्ज्ड। क्लियर, तो जो एडजस्टमेंट होना है सब एफओबी में होना है, रिवाइज्ड एफओबी निकलेगी। उसके बाद केवल दो एडजस्टमेंट बचेंगे, जिसका 20% और 1.125% लेना है वो इसका लेना होता है बेटा, एडजस्टेड एफओबी का। क्लियर, डन। ये मैंने रूल नंबर 10 बड़ी सुंदरता से आपको समझाया, आई होप पूरा शिद्दत से समझ में आ गया, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। आइए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बात करते हैं, आइए बाकी के रूल्स की बात करते हैं हम। रूल नंबर सर 3 इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स, ये बोलता है क्या, अब सुनना बात बच्चों ध्यान से, कि सिंस 14(1) ने बोला था क्या, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड इन प्राइस दी सोल कंसिडरेशन। पर अगर मान लो सर बायर और सेलर रिलेटेड है तो क्या करने का, तो यहां पे लिख दिया रूल नंबर 3 ने कि अगर बायर सेलर रिलेटेड भी है पर देयर रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, आप बाकी के रूल्स भी फॉलो करेंगे तो वैल्यू उतना ही आने का है, तो ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना। और अगर बायर सेलर रिलेटेड नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ध्यान रखना वहां पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है। सर देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन regarding use except as provided in Indian law. There should not be any restriction regarding resale except area of resale. ये सब वो कंडीशन है जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट होता है। द सेलर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स। देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन व्हिच सब्सटेंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स, या ऐसी कोई कंडीशंस या ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है, तो हम ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर इसमें से कुछ भी अगर हुआ तो भले आप दोनों रिलेटेड नहीं हो, पर इन रेस्ट्रिक्शन इन कंडीशन की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ है विच इज नॉट द जेन्युइन कंडीशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर, अब एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और सेकंड थिंग अगर पार्टी रिलेटेड है और प्राइस अफेक्ट हुआ है तो एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहां पे लिखा है क्या, फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। हाँ है ना, अब हम आगे के रूल्स पढ़ रहे हैं, पर हाँ उससे पहले एक बात और, यहां लिखा है क्या, एनी चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी अगर वैल्यू में इंक्लूड किया हुआ है तो उसको एक्सक्लूड करने का, एक्सेप्ट वन केस जहां पे पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस आपने अगर इंक्लूड किए हैं एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया तो वैल्यू का पार्ट रहता है, वैल्यू में इंक्लूड रहता है बेटा। अदरवाइज आपने इंपोर्ट करने के बाद कोई भी खर्चा अगर किए, कंस्ट्रक्शन खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, जो भी हो गए विच इज नॉट एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। ओके बच्चों, सर अब आ रहा है क्या, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। सर कस्टम्स के अंदर रिलेटेड पर्सन कौन कौन कहलाएंगे, तो मोर और लेस मैं बात करता हूं, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन ही कॉपी करी थी यहां से जीएसटी के लिए बेटा, केवल दो चेंजेस है बेटा यहाँ पे। सर देख लीजिए, मैं तुम्हें पूरा बताता हूं और जो चेंजेस वो भी बता दूंगा तो कंपैरेटिव से याद भी हो जाएगा। फर्स्ट, दे आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ ईच अदर बिजनेस। Second, they are legally recognized partners in the business. They are employer and employee. Same person directly or indirectly owns, holds or controls at least 5% of total voting power in both. GST में यहाँ पे 25% था। ओके, एक चेंज तो मैंने आपको ये बता दिया। फिर one directly or indirectly owns or controls another. Both of them together directly or indirectly control a third person. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. दोनों सिस्टर कंसर्न एक तरह से। देन दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अब एक्सप्लेनेशन बोलता है क्या, द टर्म पर्सन आल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्सन। ठीक है, ये देखिए
सेकंड डिफरेंस ये, द सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, सोल एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड shall be deemed to be related only if he or it satisfies any of the above mentioned criteria. मतलब आप सोल सेलिंग एजेंट हो, सोल कंसेशनर हो, तो भी रिलेटेड पर्सन नहीं कहलाओगे अगर यहां कवर नहीं होते हो तो। जबकि जीएसटी में क्या था, आप किसी के सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर हो तो वो भी रिलेटेड पर्सन होता है हमेशा। क्लियर? ये दो डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन यही जो कॉपी करके पेश करी थी जीएसटी के अंदर बच्चों। ओके, आइए अब सर रूल नंबर 4 बोलता है क्या, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है रूल नंबर 3 में लिखा ना, तो फॉलोइंग रूल शिल बी फॉलोड इन सीक्वेंस। तो 3 से नहीं है तो 4 बोलता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स सर, और 4 से नहीं है तो 5 बोलता है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। अब आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है और सिमिलर गुड्स क्या होता है, ये दोनों गुड्स क्या है, आइडेंटिकल, एब्सोल्युटली अलाइक। Identical goods means the goods which are absolutely alike in appearance, in quality, in reputation, in performance, whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but should be manufactured in the same country of origin. पर हाँ, उसके लिए ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क, डेवलपमेंट वर्क, इंजीनियरिंग वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्या, आइडेंटिकल गुड्स। क्लियर? अब अगर रूल नंबर 4 से भी आंसर नहीं आ रहा तो रूल नंबर 5 बोलता है क्या, वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। पहले सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाता हूं, फिर दोनों रूल साथ में पढ़ा दूंगा। सिमिलर गुड्स मतलब गुड्स विच आर नॉट एब्सोल्युटली अलाइक बट आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल। तू नथी तो तू भी चाल से, हाँ है ना, पर हाँ शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ओरिजिन। भले मैन्युफैक्चर कोई और चलेगा बेटा, पर हाँ उसका भी ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क, डेवलपमेंट वर्क या इंजीनियरिंग वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या, सिमिलर गुड्स। अब ऐसे केस में सर वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई आइडेंटिकल गुड्स की और सिमिलर गुड्स की बेटा। तो ऐसे केस में अब रूल नंबर 4 और 5 एब्सोल्युटली सेम है। पहले रूल नंबर 4 फॉलो करेंगे, 4 से नहीं आया तो 5 फॉलो करेंगे। 4 की बात करता हूं आपसे, मान लो आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है, मैं यहां बताता हूं, मान लो मैंने 950 मार्कर्स इंपोर्ट किए, 950 मार्कर्स इंपोर्ट किए। अब सर मेरी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू थी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैंने आइडेंटिकल गुड्स के ट्रांजैक्शन देखे। अब आइडेंटिकल गुड्स के ट्रांजैक्शन बहुत सारे मेरे को मिल गए, एक ने ये क्वांटिटी इंपोर्ट करी थी, एक ने ये क्वांटिटी इंपोर्ट करी, कुछ ने ये क्वांटिटी इंपोर्ट करी बेटा। तो ऐसे केस में हमने कितनी करी, 950 मार्कर्स की। तो सर सबसे पहली बात तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन देंगे, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजैक्शंस एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे। तो सर उसके अकॉर्डिंग These 4 transactions are non comparable transaction, ये देखने का ही नहीं। तो सर आइडेंटिकल गुड्स से जब ट्रांजैक्शन देखेंगे तब ट्रांजैक्शन एट सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन जब देखे तो उसमें मोर देन 1 ट्रांजैक्शन मिल गए। तो ऐसे केस में उन सब का वैल्यू क्या था, रेस्पेक्टिव पर यूनिट वैल्यू देखिए आप। और आपने 950 इंपोर्ट किए, देखो एक पर्सन था उसने भी 950 एग्जैक्टली इंपोर्ट किए, फिर भी मेरे को उससे मतलब नहीं है। अब ये जो 4 वैल्यू आई है उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होगा, बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं सर नियरेस्ट क्वांटिटी ले लेते हैं या सेम क्वांटिटी तो वो ले लेते हैं बेटा, सर उससे कोई मतलब नहीं है। सर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, उन सबकी वैल्यू देखिए पर यूनिट क्या है, उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है दैट विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ये अगेन कस्टमर ने बेनिफिट दिया हमको लोएस्ट वैल्यू लेने का बेटा। ओके, और हाँ अगर कभी किसी केस में आइडेंटिकल गुड्स के जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो उसमें सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन अगर मिलते ही नहीं है ही नहीं साहब, केवल ये 2 ट्रांजैक्शन हुए, तो ऐसे केस में जो भी ट्रांजैक्शन मिल रहा है वो आप लीजिए, उसमें जो वैल्यू आ रहा है वो आप वैल्यू लीजिए, और उसके बाद रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल ऑलवेज बी अलाउड फॉर डिफरेंस इन द क्वांटिटी लेवल, डिफरेंस इन द टर्न इन द कमर्शियल लेवल, एंड अगर टाइमिंग गैप की वजह से भी प्राइस में डिफरेंस आया है तो उसका भी एडजस्टमेंट रीजनेबली अलाउ किया जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। क्लियर, डन। ये रूल नंबर 4 खत्म। और सर 4 से वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 5 बोलता है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, और वो भी एब्सोल्युटली सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, बस गुड्स वहां पे क्या होंगे, आइडेंटिटी की जगह पे सिमिलर गुड्स होंगे बेटा। क्लियर, डन। ये रूल नंबर 4 खत्म, ये रूल नंबर 5 खत्म, हाँ है ना मालिक, डन। सरकार आइए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बोलता है, देखिए रूल नंबर 3 ने बोला था क्या, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है तो फॉलोइंग रूल शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। 3 से नहीं है तो 4, 4 से नहीं है तो 5, 5 से नहीं है तो 7, 7 से नहीं है तो 8, बीच में 6 क्या है, अच्छा 8 से नहीं है तो 9 तो ही है बेटा, 9 है बेस्ट जजमेंट बेटा। अब मालिक बीच में 6 क्या है, 6 बोलता है क्या, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर 7 एंड 8 का ऑर्डर चेंज कर सकता है, अलाउ कर सकता है। मतलब ऐसे केस में पहले हम रूल नंबर 7 नहीं लगाएंगे, पहले 8 लगा देंगे।
ऐसा प्रॉपर ऑफिसर परमिशन दे सकता है अगर इंपोर्टर चाहता है तो। क्लियर? ये रूल नंबर 6 था बेटा। आइए रूल नंबर 7 पढ़ते हैं हम, डिडक्शन मेथड। ये बोलता है क्या कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। रूल नंबर 4 और 5 से भी आंसर नहीं आ रहा है, पर सच गुड्स और उसके आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स इंपोर्ट करके मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में सेम कंडीशन में रीसेल होते हैं। तो एक काम करो, जिस प्राइस में वो रीसेल होता है डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट होने के बाद, उसका प्राइस निकालिए। जनरल प्राइस क्या है उसका, किस क्वांटिटी पे, किस प्राइस पे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड होता है, वो आप निकालिए। फिर उससे डिडक्शन करते करते, रिवर्स कैलकुलेशन करते करते कस्टम पोर्ट तक की वैल्यू पे आ जाइए। सर ये होता है क्या डिडक्शन मेथड? तो मैं यहां पे आपको बताता हूं कि सर सपोज आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया था 2100, कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, पर वो गुड्स या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में रीसेल होता है। द प्राइस एट विच ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इज सोल्ड इज ₹2100 मान लो। तो अब इससे रिवर्स कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले जब मार्केट में बेचा होगा तो जीएसटी लगा होगा, तो सबसे पहले लेस करेंगे क्या, जीएसटी। दिस प्राइस इज इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी का फॉर्मूला लगा के इसको लेस करेंगे। अब जो आया ये प्राइस आ गया आपका क्या, प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट। तो इंपोर्ट करने के बाद जब आपने बेचा होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन लेस करिए। फिर पोस्ट इंपोर्टेशन के जितने भी चार्जेस थे, सारे खर्चे जो आपने इंपोर्ट करने के बाद किए, वो सब लेस करिए। ये सब लेस करने के बाद जो प्राइस आया है, ये प्राइस इंक्लूडिंग कस्टम होगा, क्योंकि ये कस्टम क्लियरेंस के बाद आया है। हाँ है ना भाई? तो सर इसमें से आप रिवर्स कैलकुलेशन करके कस्टम लेस करिए। कस्टम जब लेस करेंगे सबसे पहले 37 लेस करना बेटा, क्योंकि सबसे लास्ट में 37 लगता है जीएसटी वाला बेटा। 37 लेस किया, फिर जो वैल्यू आया इसमें इंक्लूडिंग कस्टम है, कस्टम प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो कस्टम की रेट सपोज 20% है, तो उसका 10% कितना हो गया, 2%, मतलब 22% हो गया ये इसमें इंक्लूडिंग बेटा। तो सर इसको इस तरह से फॉर्मूला लगा के आप बेसिक कस्टम ड्यू और सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेस करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी क्या, डिडक्टिव वैल्यू। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रूल नंबर 7। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। इससे आपका डिडक्शन मेथड से आंसर आएगा। पर हाँ, आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है वो सेम कंडीशन में इंडिया में रीसेल होना चाहिए, या अगर इंडिया में रीसेल सेम कंडीशन में नहीं होता है, कुछ प्रोसेसिंग के बाद होता है, तो वो प्रोसेसिंग में जो कॉस्ट लगती होगी वो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आपको लेस करनी पड़ेगी टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है? अब आपने जब इंपोर्ट किया, आप डिडक्शन मेथड अगर फॉलो कर रहे हो, तो सर जिस दिन आपने इंपोर्ट किया उसके नियरेस्ट डे का ट्रांजैक्शन लेना, पर वो नियरेस्ट डे कैन नॉट बी बियॉन्ड 90 डेज आफ्टर इंपोर्टेशन। 90 दिन के अंदर का ट्रांजैक्शन आपको लेना है बेटा। सर उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन, अगर 90 दिन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ डोमेस्टिक मार्केट में बेचने वाला ट्रांजैक्शन, तो ऐसे केस में रूल नंबर 7 नहीं लगाएंगे, फिर रूल नंबर 8 पे आ जाएंगे। अब रूल नंबर 8 बोलता है क्या, कंप्यूटेड मेथड, कैलकुलेशन मेथड। सर डिडक्शन मेथड से आंसर नहीं आता, रूल नंबर 8 बोलता है उस एक्सपोर्टर को बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशन जो हमने पढ़े बेटा, वो सब ऐड करेंगे तो हम आ जाएंगे कहां पे, कंप्यूटेड वैल्यू पे, जो आपका कॉस्ट कंप्यूटेड वैल्यू होगा, जो आपका सर कॉस्ट के बेस पे निकला है बेटा। हाँ है ना भाई? ये रूल नंबर 8 खत्म होता है, खत्म बेटा। अब आप कहेंगे क्या सर, कौन होगा जो कौन एक्सपोर्टर होगा जो अपनी कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग? मैं कहता हूं मेरा रिलेटेड पर्सन है, मेरी ग्रुप कंपनी का एक कंपनी है, डेफिनेटली वो तो चाहेगी रूल नंबर 8 पहले लगाओ, 7 मत लगाओ। क्यों? 8 के बेस पे आपका जो एक्चुअल कॉस्टिंग है उसके बेस पे फेयर वैल्यू निकलेगी, जबकि 7 अगर लगाएंगे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू निकलेगा। तो सर इसलिए रूल नंबर 8 फॉलो करा जा सकता है। और हाँ, आप अगर चाहते हो तो कि पहले रूल नंबर 8 लगा दो, 7 मत लगाओ, तो ऐसे केस में रूल नंबर 6 में परमिशन दे रखी है कि आप प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई करना। प्रॉपर ऑफिसर कैन अलाउ द रिवर्सल ऑफ ऑर्डर ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर 7 एंड 8। मजा आया बेटा? अभी डन। रूल नंबर 9 बोलता है क्या, रेसिडुअल मेथड। अगर 8 से भी नहीं आ रहा है तो सर बेस्ट जजमेंट मेथड, कि हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशंस एंड हैविंग रिगार्ड टू द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन नंबर 14(1) एंड अबव रूल्स, वैल्यू डिटरमाइन करेगा प्रॉपर ऑफिसर। पर हाँ, प्रॉपर ऑफिसर को बोल दिया क्या, आप जो वैल्यू डिटरमाइन करो उसका कोई फिक्स मेथड मत लेना। जैसे इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ दोज गुड्स इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, selling price of those goods in India, selling price of those goods to any other country by that seller itself, या any other system which provides for adopting the highest value, या cost of production क्या है, minimum custom value क्या है, arbitrary या fictitious value क्या है, या price of the goods for export to a country क्या है। ऐसा कोई फिक्स मेथड मत लेना। हैविंग रिगार्ड टू दी मार्केट कंडीशंस, आपको बेस्ट जजमेंट यूज करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर? डन। ये था रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 एडिशन वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आइए रूल नंबर 11 और 12 डिक्लेरेशन एंड रिजेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन के बारे में कहा है। रूल नंबर 11 बोलता है क्या, अगर किसी भी इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किया है तो जब वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री, तब अलोंग विद द डॉक्यूमेंट वो मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट अटैच करेगा, जिसमें वो वैल्यू भी डिक्लेयर करेगा बिल ऑफ एंट्री के अंदर, प्लस साथ में सपोर्टिंग भी लगाएगा कि गुड्स का वैल्यू क्या है, और वो डिक्लेरेशन देगा कि जो वैल्यू मैंने डिक्लेयर किया वो सही है।
हाँ है ना भाई, क्लियर, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी ऑफ एनी स्टेटमेंट वो उसमें डिक्लेयर करेगा। पर अगर ऑफिसर को लगता है कि मामला गड़बड़ है, जो वैल्यू आपने रिजेक्ट करी है वो ऑफिसर बोलता है क्या मैं नहीं मानता, तो केवल बोलने से काम नहीं चलता मेरे मालिक। सर रिजेक्शन ऑफ वैल्यू, अगर ऑफिसर को लगता है कि उसके रीजन टू डाउट है कि जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी है वो सही नहीं है, तो ही कैन रिजेक्ट द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी। पर हाँ, बिफोर रिजेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द एसएससी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। और अगर उसका वो रिप्लाई देके जस्टिफाई कर देता तो उसकी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है ऑफिसर। क्लियर, और वैल्यू रिजेक्ट करके ही विल रीअसेस द गुड्स, और रीअसेस करके जो कस्टम का अमाउंट बताएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर। पर सर वो ऐसा क्यों करेगा? अगर ऑफिसर को लगता है कि जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी है सर वो सही नहीं है, क्यों? आपने सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू डिक्लेयर करी है, या आपने एबनॉर्मल डिस्काउंट या एबनॉर्मल रिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू कर रखा है, या सर आपने स्पेशल डिस्काउंट दिया टू द एक्सक्लूसिव एजेंट्स, या फिर जो पैरामीटर्स होते हैं सच एज क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसमें आपने कोई मिस डिक्लेरेशन किया है, या कोई डिक्लेरेशन ऐसा पैरामीटर था जो इंपॉर्टेंट है वैल्यू निकालने के लिए, वो पैरामीटर आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, या कोई फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए, इनके बेस पे उसको लगता है कि वैल्यू जो डिक्लेयर करी वो सही नहीं, तो ही कैन रिजेक्ट द वैल्यू आल्सो बेटा। क्लियर, डन। ये इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स ही खत्म हो गए सर। देखिए कितना इजी बेटा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हर अटेम्प्ट में बनते हैं बच्चों। जस्ट कीप पेशेंस एंड हैव सम राइटिंग प्रैक्टिस आल्सो बच्चों। यार मैंने अपने क्वेश्चनर के अंदर सारे क्वेश्चन कवर किए, सारे चैप्टर्स में पूरा स्टडी मटेरियल, सारे पास्ट एग्जाम पेपर, आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ, वो भी अमेंडेड सॉल्यूशन के साथ सारे चैप्टर के अंदर बेटा। सो अगर आपने केवल वो क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, हो गया अपना काम बच्चों। पर कुछ क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके जरूर आपको करने चाहिए, तब आपको रियलिटी पता पड़ती है कहां गलती हम कर रहे हैं। आइए बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स टू बी नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर जस्ट रिवीजन के लिए बेटा कि रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू कब का लेना होता है, एंड रेट ऑफ एक्सचेंज कब का। तो अगर हम रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू की बात करें तो इनकेस ऑफ इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हाट व्हिचएवर इज लेटर, और अगर व्हीकल और एयरक्राफ्ट से गुड्स आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ द व्हीकल या एयरक्राफ्ट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, भले बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग हो, भले बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब फाइल की उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला बेटा। क्लियर। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला अंडर सेक्शन नंबर 16, सर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51 जिस दिन परमिशन मिली, तो सर दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू एज पर सेक्शन 16। एंड सर जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, और व्हीकल से गुड्स आ रहा तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, और रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा? सीबीआईसी वाला बेटा। दैट्स इट। सर आइए हाई सी सेल के ट्रांजेक्शन। सर अगर कोई गुड्स इंडियन टेरिटरी बॉर्डर में एंटर हुआ, उससे पहले आपने बेच दिया, तो सर अगर कोई गुड सिंगापुर से आ रहा रास्ते में बेच दिया तो उसको बोलते हैं हाई सी। तो एरिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी बॉर्डर इज कॉल्ड हाई सी, एंड हाई सी में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको बोलते हैं हाई सी सेल्स। और हाई सी सेल्स के केस में व्हाट इज द वैल्यू टू बी अडॉप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट। तो सर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 सबसेक्शन में वापस से रिवाइज कर रहा हूं, जो मैंने बोला था लाइन आपको लिंक कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। तो सर इसीलिए इंपोर्टेशन बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इसलिए जो लास्ट हाई सी सेल वाला ट्रांजेक्शन होगा, अगर मल्टीपल टाइम्स हाई सी सेल हुआ है तो लास्ट हाई सी सेल वाला ट्रांजेक्शन जो है दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, और उस वैल्यू पे ही कस्टम लगेगा। क्लियर, डन। और सर वैसे जीएसटी पर्पस के लिए अगर मैं बात करूं तो सर हाई सी सेल के ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसलिए सर हाई सी सेल के ट्रांजेक्शन पे जीएसटी अलग से नहीं लगता, क्योंकि जो लास्ट हाई सी सेल होगा उसके बाद जब वो कस्टम क्लियरेंस कराएगा, लास्ट जो ओनर होगा वो जब कस्टम पे करेगा, कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी पे हो जाएगा, तो बार बार हाई सी सेल के ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी पे कराने का कोई रिलेवेंस था ही नहीं, इसलिए उसको शेड्यूल 3 में कवर कर दिया। क्लियर, डन। आइए बच्चों, सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी ऑन गुड्स सप्लाइड व्हाइल बीइंग डिपॉजिटेड इन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। वैसे मैं ये टॉपिक आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पढ़ाते वक्त बता चुका हूं, पर फिर भी रिवाइज करता हूं वैल्यूएशन में इसके मैंने न्यूमेरिकल दे रखे, एग्जांपल दे रखे। सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में उसको स्टोर कर दिया, और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर करके फिर आपने किसी को बेच दिया, तो जितने भी ट्रांजैक्शन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आप करते हो, ऑल दोज आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 8A। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उस पे कोई जीएसटी नहीं पे करने का, ऑल्दो इट इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, फिर भी जीएसटी नहीं लगाने का। पर क्यों नहीं लगाने का? क्योंकि जब आप कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, जो पर्सन कस्टम क्लियरेंस कराएगा वो उस टाइम पे वैसे भी कस्टम के साथ में आईजीएसटी पे कर देगा, तो वहां पे जब आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37 लगता है या जीएसटी सेस अंडर सेक्शन 39 लगेगा, वो किस वैल्यू पे लगेगा सर? तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है क्या, सेक्शन नंबर 38 और 38A व्हिचएवर इज हायर।
हाँ है ना, तो सर 37 किस पे लगेगा? 38 बोलता है क्या? वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट 3739 प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड एनी अदर सम चार्जेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ये सब ऐड कर दिया। फिर जो वैल्यू आया वो वैल्यू है फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37 एंड 39, तो ये आया वैल्यू एज पर 38। और 38 है बोलता है क्या? अगर आपने कोई गुड्स वेयर हाउस में बेचा है तो सर जिस प्राइस से बेचा है, और अगर मल्टीपल टाइम बेचा तो लास्ट में जिस प्राइस में बिका है दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A। अब सर जो लास्ट सेल प्राइस थी इन द वेयर हाउस वो प्राइस और 38 के हिसाब से वैल्यू निकला वो विचएवर इज हायर, जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 37 और वही वैल्यू होती है इस पर 39। हाँ है ना भाई? डन, समझे मेरी बात? डन। अब सर इसी को समझाने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दे रखा है, आप चाहे तो देख लीजिए। मिस्टर ए ने क्या किया? एक कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया फ्रॉम सिंगापुर फॉर ₹10 lakhs। मिस्टर ए ने इन गुड्स को हाई सी में बेच दिया, कितने में? 15 लाख में। किसको बेचा? बी को। बी ने वापस हाई सी में बेच दिया सी को, कितने में? 20 लाख में। सी ने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करी और गुड्स को कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस में स्टोर करवा दिया बच्चों। नाउ सी ने क्या किया? इन वेयरहाउस गुड्स को बेचा है किसको? मिस्टर डी को, कितने में? 30 लाख में। गुड्स वेयरहाउस में बेटा अभी। मिस्टर डी फाइल्ड एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम वेयरहाउस। बताइए कितना कस्टम पे करना है? रेट ऑफ बेसिक कस्टम 20% है, आईजीएसटी 12%, सेस 10% लेवेबल है। कितना कस्टम लगेगा? तो सबसे पहली बात तो कस्टम ड्यूटी के लिए पर्पस के लिए वैल्यू क्या होगा? तो लास्ट हाई सी सेल का जो ट्रांजेक्शन है दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट। तो लास्ट हाई सी सेल था कितना? 20 लाख रुपए। दिस इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है? 20%। कितना होता है भाई? वैल्यू है 20 लाख रुपए। इस पे 20% 4 लाख, इस पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% 40,000, हो गया कितना बच्चों? 24 lakh 40,000 is the value for the purpose of 37 and 39। सर एज पर सेक्शन नंबर 38 के हिसाब से वैल्यू है आया। अब 38A बोलता है अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में बेचा है तो जिस प्राइस में बेचा दैट इज द वैल्यू। तो कितने बेचा बेटा? 30 लाख में, तो 30 लाख इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A। अब 38A और 38 विच एवर इज हायर, 38A हायर है, तो 38A जो 30 लाख रुपए होगा इस पे लगेगा 37। अब 37 की रेट कितनी है? जीएसटी की 12%, तो 12% ऑफ 30 lakhs, 3,60,000 इज द 37 और 39 10% ऑफ 30 lakhs कितना होता मालिक? 3 lakhs। दिस इज द अमाउंट ऑफ 39। क्लियर? दिस इज हाउ कस्टम्स हैज टू बी चार्ज्ड। तो मालिक ये देख लीजिए 20 लाख 4 लाख ये रहा सर। ओके सर 360 एंड 3 लाख। क्लियर? डन, समझे मेरी बात? ओके इलेक्शन टू व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन if C would have sold these goods to D for ₹23 lakhs। अगर वेयरहाउस में गुड्स को 23 लाख में बेचा होता तो सर 38 के हिसाब से वैल्यू आ रहा है 24 लाख 40,000 एंड 38A के हिसाब से होता है 23 lakhs। तो सर 2440 वुड हैव बीन द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। शायद फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा आपका। ओके मालिक डन। ये इस तरह के मैंने एनालिटिकल एग्जांपल हर टॉपिक के दे के ज्यादा मुझे रिक्वायर्ड लगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियरिटी होगा मजा ही आ जाएगा सर आपको। ये रहा सर। ओके डन। आइए इंपोर्ट रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए रिगार्डिंग वैल्यू। आइए अब हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो बात खत्म बच्चों। पर सर रूल नंबर 3 बोलता है एक्चुअल एक्सपोर्ट की बात करो मैं बेटा। अच्छा एक्सपोर्ट की जब भी बात करें बच्चों एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप पहले विजुअलाइज करिए। आपने इंडिया में गुड्स, आपने इंडिया से गुड्स आप बेच रहे हो मान लो कहां? चाइना। तो इंडिया टू चाइना जा रहा है। अब उन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे अगर कस्टम लगना है, उनका गुड्स का वैल्यू करो तो कहां पे? इंडियन पोर्ट पे वैल्यू करोगे ना यार। तो इंडियन पोर्ट की वैल्यू कहते हैं एफओबी। तो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स एफओबी पे कस्टम लगता है भाई। गलती से सीआईएफ मत निकाल देना। सीआईएफ वैल्यू तो इंपोर्ट के केस में देखते हैं क्योंकि वहां पे सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा तो इंडियन पोर्ट तक की कॉस्ट को बोलेंगे सीआईएफ वैल्यू बेटा। इसलिए एक्सपोर्ट के केस में सीआईएफ मत निकाल देना मेरे भाई। एफओबी वैल्यू पे क्या लगेगा? कस्टम लगेगा। क्लियर? अब सर सबसे पहली बात, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज assessable value if buyer and seller are not related and price is the sole consideration। and अगर even if buyer and seller related है तो their relationship does not influence the price, तो ऐसे केस में actual value shall be accepted for the purpose of assessment। हाँ है ना भाई। और अगर actual value acceptable नहीं है तो following rules shall be followed in a sequence। रूल नंबर 4 बोलता है सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी
गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। मान लो कोई गुड्स मैंने बनाया ये वाला, यहां से एक्सपोर्ट किया, इसकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी अगर कोई पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है, भले ही कंट्री ऑफ, भले ही एक्सपोर्टर सेम हो या कोई और हो, भले ही मैन्युफैक्चर कोई और हो या सेम हो चलेगा, पर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम। एंड सर जब भी ट्रांजेक्शन आप सिमिलर गुड्स या आइडेंटिटी गुड्स के लेते हो तो सबसे पहली बात ट्रांजेक्शन डेट सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी का ट्रांजेक्शन होना चाहिए सर। और अगर वो नहीं है तो ऐसे केस में रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी डन फॉर द पर्पस ऑफ क्वांटिफाइंग द वैल्यू डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वांटिटी या डिफरेंस इन द कमर्शियल लेवल या टाइमिंग गैप की वजह से अगर वैल्यू में फर्क आया तो कितना वैल्यू आया वो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल ऑलवेज बी अलाउड। ये सारे डिफरेंसेस आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। क्लियर? जैसे हमने पढ़ा था क्या, सिमिलर गुड्स और आइडेंटिटी गुड्स, ऐसा ही यहाँ पे गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी। बेटा आइए सर रूल नंबर 5 है क्या, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उसका वैल्यू अगर रूल नंबर 3 से नहीं आ रहा है, 4 से भी नहीं आ रहा है, तो 5 बोलता है क्या, अपना कॉस्ट ब्रेकअप देखिए, कॉस्ट ब्रेकअप अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन एंड एवरी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट विच इज कॉल्ड एफओबी। सीआईएफ मत निकाल देना बढ़ाई बेटा, ठीक है। तो सर एफओबी निकालेंगे हम और दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। और उससे भी अगर वैल्यू नहीं आए तो रूल नंबर 6 बोलता है रेसिडुअल मेथड, बेस्ट जजमेंट मेथड। ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अपना अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन 14 एंड अबव रूल्स को ध्यान में रखते हुए वैल्यू डिटरमाइन करेगा एंड वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड। और सर वो वैल्यू सर लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट इन सबको ध्यान में रखते हुए वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 7 बोलता है डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर। जब वो शिपिंग बिल फाइल करेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा, उसमें गुड्स की वैल्यू क्या है वो डिक्लेयर करेगा। ऑफिसर चाहे तो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है, बट रिजेक्शन कैन बी डन ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। और वो रिजेक्ट क्यों करेगा, अगर उसको डाउट लगता है कि जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की वो रीजनेबल नहीं है, वो सही नहीं है, बहुत एक्सेसिव वैल्यू लिख रखी है, बहुत कम वैल्यू लिख रखी है, आपने एक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, आपने सर सिग्निफिकेंट वेरिएशन किया है वैल्यू के अंदर, सिग्निफिकेंट हायर वैल्यू है, या कोई ना कोई गुड्स का पैरामीटर जो था क्वांटिटी या क्वालिटी एटसेट्रा वो आपने मिस डिक्लेयर करी, तो इनकी वजह से वो वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है, बट ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। क्लियर? इसी के साथ एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स भी खत्म होते हैं। अब कोई खास बात नहीं, समझे? इतना इजी। एक्सपोर्ट का अगर क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो एफओबी निकालने का बेटा, सीआईएफ मत निकाल देना। सेकंड थिंग रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला, किस दिन का, जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का। थर्ड थिंग सर, फर्स्ट हो गया एफओबी निकालने का, सेकंड रेट ऑफ एक्सचेंज वाला, थर्ड रेट ऑफ ड्यूटी कब का, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी। दैट्स इट, ये देख लिया, काम खत्म, पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आइए बच्चों, सर रिलेवेंट केस लो, 2-4 केस लो मैंने दे रखे यहाँ पे जो एग्जाम में नॉर्मली आए हुए हैं। गीरा एंटरप्राइजेज के केस में क्या हुआ कि सर आसिस ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, जिस वैल्यू पे डिक्लेयर इंपोर्ट किया वो वैल्यू डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि उन्होंने किसी कंप्यूटर प्रिंटआउट में देखा, किसी वेबसाइट पे कोई प्राइस था, वो हायर प्राइस था, उसका प्रिंटआउट निकाल के वो ले आए। तो सर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि मियर एग्जिस्टेंस ऑफ एलिज्ड कंप्यूटर प्रिंटआउट वाज नॉट अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपेरेबल इंपोर्ट। वो कोई इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन लेके नहीं आ पाए, किसी वेबसाइट के प्राइसेस का प्रिंटआउट निकाल दिया, कोई कंप्यूटर प्रिंटआउट निकाल दिया, इट डजंट मीन कि वो कंपेरेबल प्राइस है। अगर एक्चुअली कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ उस प्राइस में बताओ मुझे आप, नहीं हुआ तो ऐसे केस में एसएससी केस जीत गया, डिपार्टमेंट केस हार गया। सर फिर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड, बड़ा सुंदर जजमेंट मुझे लगता है, इसके बेस पे 2-3 बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सर सपोज कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था 1 CR का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 CR का, मार्केट में सर कुछ चेंजेस हुए, अब वो एक्सपोर्टर जिसने गुड्स भेजना था 1 CR में, वो गुड्स भेजने में लेट हो गया या किसी कारण से उसने गुड्स बाद में भेजा, पर उसने जब भेजा उससे पहले मार्केट में कंडीशन ऐसी चेंज हुई कि उस गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 2 करोड़ की बेटा। कितनी? 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू गई, पर उस एक्सपोर्टर ने हमसे 1 CR चार्ज किया। उसने ऑल्दो मार्केट में प्राइसेस चेंज हो गई, पर उसने हमसे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वही लिया। तो ऐसे केस में सर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और बोला क्या, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। जो 1 CR है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उस एक्सपोर्टर ने हमसे कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं किया, उसने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे और उसी को वैल्यू को एक्सेप्ट करके कस्टम चार्ज कराया जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है 1 CR सपोज, चेंज्ड प्राइस दे रखी है 2 CR और नेगोशिएटेड प्राइस दे रखी है 1.4 CR। मतलब आपसे उसने रीनेगोशिएट किया और रीनेगोशिएट करके 1.4 करोड़ इज द फाइनल प्राइस। तो ऐसे केस में आप बताइए
किस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे केस में 1.4 करोड़ इज द वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज द इंपोर्ट गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। किस ट्रांजेक्शन में चार्ज करना है, इंपोर्ट वाले ट्रांजेक्शन में चार्ज करना है, किस वैल्यू पे चार्ज करना है, जो प्राइस हमसे उस एक्सपोर्टर ने चार्ज किया है। सो सर व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ, बताइए ट्रांजैक्शन कितने में हुआ इस केस में, 1.4 करोड़ में हुआ, तो 1.4 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, बात खत्म। ओके, हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में जजमेंट आया, जो मैंने आपको बताया बेटा ऑलरेडी, कैनलाइजिंग एजेंट ने कोई कमीशन चार्ज किया तो हमेशा वैल्यू का पार्ट बनेगा, अनटिल अनलेस इट इज बाइंग कमीशन, हर एक कमीशन वैल्यू का पार्ट बनता है। सर फिर बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग केस में जजमेंट आया कि सर उस एक्सपोर्टर ने क्या किया, कुछ जो मशीन आपने इंपोर्ट करी, सपोज कोई मशीन इंपोर्ट करी, उस मशीन का इंपोर्टर ने इंडिपेंडेंट किसी ऑडिटर से, किसी कंपनी से इंस्पेक्शन करवाया, तो वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस उसने लिए, और ये इंस्पेक्शन कराना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसने तो एडिशनली अपने हिसाब से करा दिया, तो दिस वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दिस इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। फिर भी अगर आपने इंकर किया तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का। सर आइए डनलोप इंडिया लिमिटेड केस में जजमेंट आया, वहां बोला क्या, अगर आपके पास कोई मशीन इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं था, मान लो आपने किसी और का इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यूज करके, आपने किसी और का लाइसेंस यूज करके वो मशीन को इंपोर्ट किया और उसने उसके लिए लाइसेंस फी चार्ज करी, तो लाइसेंस फी विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, इसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। ये कुछ जजमेंट थे जो अब तक क्वेश्चन में आए हुए थे, मैंने आपको यहां कंपाइल करके बता दिए। एक लास्ट पॉइंट है सर, जिसके बेस पे क्वेश्चन में आता मैंने एक नोट दे दिया ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए ध्यान रहे। सर हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा था क्या, इफ वन पर्सन कंट्रोल्स अनदर, तो वो दोनों पर्सन क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कराएंगे। अगर किसी पर्सन के पास में किसी पर्सन के दूसरी कंपनी के 51% या मोर देन 51% इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तब जाके माना जाता है कि ए इज कंट्रोलिंग बी। अगर ए के पास बी का 51% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो। पर क्वेश्चन दे रखा था मान लो कितना, 30% शेयर है, इट डजंट मीन कि वो कंट्रोल है, और कंट्रोल नहीं है मतलब वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, और रिलेटेड नहीं है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर इसी के साथ पूरा वैल्यूएशन ऑफ कस्टम पूरा आपकी पॉकेट के अंदर, एंड सर लेस देन 1 आवर के अंदर ये पूरा वैल्यूएशन का एक एक टॉपिक माइन्यूट डिटेल के साथ खत्म होता है अब। एंड सर आपके लिए छोटा सा मैसेज क्या लिखा है, इट्स ओनली इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हो गया ना सर, पूरा रिवीजन हो गया। इनफैक्ट आपने देखोगे सारे चैप्टर्स डिटेल में एक एक पॉइंट हमने यहां डिस्कस करके खत्म कर दिए सर, डिटेल्ड रिवीजन हमने किया है। आई होप दिस ऑल रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू अ लॉट। एंड सर मजा आ रहा होगा, आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे जाए, आप एग्जाम से बहुत अच्छा अपियर करें, बहुत अच्छा आपके मार्क्स आपको मिले, एंड आपके और आपकी फैमिली के सपने हमेशा पूरे हो। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, बस दुआ में जरूर याद रखना। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। माहौल।